अस्सलाम वालेकुम। अभी ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है और हमारे साथ हैं सैफुल्लाह हैं और जो कि जिन्होंने मास्टर्स किया था वो अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करवाएंगे। और इसके अलावा ये है कि अभी हम 2 मिनट में 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें ये अभी इस लेक्चर के बाद आप देखते रहिएगा शेड्यूल क्या है। जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर वो केजीएसपी का है, उस्मान जो देंगे लेक्चर, वो मास्टर पीएचडी दोनों और एक्सप्लेन करेंगे और ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा लेक्चर। और इसके अलावा इसके बाद फिर एक और केजीएसपी के बारे में लेक्चर है नदीम साहब का, और फिर उसके बाद यूएसपी के बारे में लेक्चर है, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और लास्ट लेक्चर केजीएसपी एम्बेसी रिकमेंडेशन की, जो स्टूडेंट्स हैं ये एम्बेसी के थ्रू गए थे, जो लास्ट लेक्चर है तो वो भी बताएंगे कि एम्बेसी के थ्रू किस तरह जा सकते हैं। और ये अभी काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा और मोस्टली ये ज़्यादातर जो भी है अभी हम स्टार्ट करेंगे विद इन 2 मिनट्स। ये लिंक्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा ताकि ये मैक्सिमम पाकिस्तानी इसको देख सकें। और क्वेश्चन और आंसर, ये लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स, ये आपको 2-3 रोज बाद अवेलेबल हैं ग्रुप पर और पीपीटी भी, तो इसे पहले तंग करने की या होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप 2-3 रोज बाद हम कोशिश करेंगे फोल्डर बनाने की। और कोई ओपन वेबसाइट है वो भी आप रिकमेंडेशन दे दीजिएगा, फिर हम उनको उनके ऊपर पोस्टिंग कर देंगे। अब हम स्टार्ट ऑलमोस्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन हम कहते हैं, शॉर्ट लेक्चर है तो इस वजह से ये पहले आपको 2 हाफ में करवाएंगे। इन्होंने अभी आपको अपने बारे में बताएंगे राव साहब, और सैफुल्लाह साहब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव सैफुल्ला। I did my bachelor in electronics from NED University Karachi in 2011, and in September 2011 I got the scholarship in Korea for achieving my master in computer engineering. Actually when I was in NED, so my focus was mostly on software. तो जब मैं यहाँ कोरिया आया तो मैंने फिर मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर किया, एंड माय मेजर वाज इन कोरिया, इट वाज 3 dimensional image processing system, 3 DIPS we usually call, holographic encryption and decryption. तो जो मेरा मेजर था वो NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड लाइक GPU, तो मैंने उस पर काम किया। तो तकरीबन 2 साल था मेरा मास्टर। PhD की फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं था क्योंकि मेरा जॉब का इरादा था कोरिया में। तो आज भी मैं आपको मतलब 2 हाफ में बताऊंगा। पहले 30 मिनट हम बात करेंगे स्कॉलरशिप ऑन प्रोफेसर फंडिंग, और अगले 30 मिनट मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं यहाँ पर कोरिया में, और मतलब कौन कौन सी प्री रिक्विजिट है, आपको क्या क्या करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ। सवालात जवाबात आई थिंक वकार भाई बेहतर वो हैंडल करेंगे इन चीज़ों को, तो जो भी कुछ सवालात जवाबात होंगे वो वकार भाई ये बता देंगे। अचीविंग स्कॉलरशिप ऑन प्रोफेसर फंडिंग, यहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था पहले इस पे KGSP पे। KGSP यूजली स्टार्ट होता है फरवरी में हर साल के। तो मतलब ये जो भी चल रहा है महीना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है KGSP के लिए। आप लोगों को दूसरे स्पीकर ने भी मतलब बताया होगा कि KGSP का जो टाइम पीरियड है फॉर मास्टर एंड PhD वो स्टार्ट होता है फरवरी में, और फॉर बैचलर वो स्टार्ट होता है नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में। नवंबर एंड होता है या दिसंबर स्टार्टिंग होता है। यानी चूँकि मेरा मास्टर था तो मेरा एक दोस्त था यहाँ पर कोरिया में ही, उसने मुझे मतलब लिंक शेयर किया था फेसबुक पर दूसरी वेबसाइट पे कि KGSP के कुछ प्रोफेसर जो है वो KGSP के स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं। तो वो मेरा दोस्त जहाँ पे था उसने पूछा भाई कोरिया में क्या हिसाब किताब है सर्च का। तो उसने बताया कि कोरिया में सिर्फ रिसर्च ज़्यादा है, कोर्स वर्क जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन रिसर्च जो है वो बड़ी मतलब हाई क्वालिटी की है। तो अगर तुमने करना है अप्लाई तो करो। बैचलर में मैंने असल में जब मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था वो मेरा था इस पे FPGA पे, एंड FPGA और C++, मतलब मेरा प्योर जो मेरा था वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग था, लेकिन मेजर जो था मेरा वर्क वो सॉफ्टवेयर का था। तो यहाँ मैंने प्रोफेसर सर्च किया, उसी KGSP के लिंक में 5 प्रोफेसरों के नाम थे। उसमें से एक प्रोफेसर था जो प्योरली वर्क कर रहा था FPGA पे। तो मैंने सिर्फ उसी प्रोफेसर को हिट किया और मैंने मतलब उसको ईमेल की अपनी,
और मैंने सिर्फ ईमेल, जो स्टार्टिंग मैंने ईमेल की थी उसमें मैंने अपनी रिज्यूमे सेंड की थी, और रिज्यूमे वो वही वाली थी जो मैंने पाकिस्तान में जॉब हासिल करने के लिए बनाई थी। तो जब मैंने उसको मतलब बना लिया, जो मेरी रिज्यूमे थी वो मैंने उसी रिज्यूमे को सेंड किया। प्रोफेसर ने विद इन 1 वीक उसका रिप्लाई आया कि मुझे तुम्हारी रिज्यूमे पसंद है। एक, हाँ, एक और ज़रूरी बात कि मेरे बैचलर में 2 रिसर्च पेपर भी थे तो वो चाइना में, लेकिन मतलब उनकी थी वर्थ थी क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। तो मेरे 2 रिसर्च पेपर भी थे। तो प्रोफेसर ने कहा कि मुझे तो अपने रिसर्च पेपर सेंड करो पहले, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा क्या इरादा है तुम्हारे मुतालिक। तो मैंने अपना मतलब रिसर्च पेपर सेंड किए दोनों। तो प्रोफेसर ने तकरीबन, ये कोई बात है अब फरवरी के एंड में, मेरी प्रोफेसर से डीलिंग स्टार्ट हुई थी फरवरी स्टार्टिंग में, लेकिन फरवरी के एंड में उसका मेरे पास आया, ईमेल आई कि आप मुझे ऐसा करें, अपना वो सेंड करें, रिज्यूमे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन सेंड करें। तो मैंने फिर उसको फरवरी के एंड में सेंड की अपनी डिटेल्स। तो उसका ईमेल आई मेरे पास कि जनाब आपको ना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नेसेसरी है, KGSP के लिए वो लेना पड़ेगा। उस वक्त तक मेरे पास ना आइलेट्स था ना टॉफिल था, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। तो पहले मैंने पासपोर्ट वगैरह बनवाया जल्दी जल्दी, और फिर मैं जो KGSP की जो एंड डेट होती है, मतलब यानी कि KGSP जो काम करता है वो 3 स्टेज में काम करता है। पहली स्टेज होती है प्रोफेसर आपको रिकमेंड करेगा, सेकंड स्टेज होती है यूनिवर्सिटी आपको स्क्रीनिंग करेगी, वो रिकमेंड करेगी, थर्ड होता है कि मतलब गवर्नमेंट आपको रखती है कि नहीं रखती। तो ये 3 स्टेप होते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नेसेसरी है। मैंने कहा अच्छा। तो 15 मार्च लास्ट डेट थी KGSP की प्रोफेसर रिकमेंडेशन की। प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड कर दिया। मैंने 28 मार्च या 26 मार्च को मैंने अपना टॉफिल का रिजल्ट टेस्ट दिया था। टॉफिल के बाद उसने मतलब यानी कि मेरे पास 1 अप्रैल को ईमेल आई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सॉरी, मतलब उनका मेरे पहले कॉल आई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन उसमें मोबाइल के थ्रू। लेकिन उनका फिर दो मतलब यानी कि 1 अप्रैल को मेरी ईमेल आई कि सॉरी वी कैन नॉट रिकमेंड यू फर्दर। सो हमारे और आपकी सफ़र यहीं तक था। तो उसके बाद मैंने प्रोफेसर को ईमेल फॉरवर्ड की। प्रोफेसर का उसके बाद थोड़ी देर में ईमेल आई मेरे पास के मतलब 1-2 दिन बाद कि मुझे तुम्हारी रिज्यूमे पसंद है, तो मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम सिर्फ मेरी फंडिंग कराना चाहते हो, मतलब यानी कि स्कॉलरशिप फंडिंग थोड़ी लेस होगी, थोड़ी होगी मतलब ना, क्योंकि KGSP की फंडिंग अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें इतना नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और तुम मेरे साथ काम कर लेना। तो ये था जिसका मेरी सेटिंग हुई। सैफुल्लाह सैफुल्लाह मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा इनको, सिर्फ इनको कि देखें सैफुल्लाह ने कैसे ये KGSP के लिए अप्लाई कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। KGSP के जब प्रोफेसर करते हैं, अच्छा अगर आपको जिस तरह सैफुल्लाह का नहीं हुआ KGSP, लेकिन बाद में प्रोफेसर ने इनको ऑफर कर दिया, तो KGSP के लिए अप्लाई करें, प्रोफेसर से रब्ता करें, अगर नहीं होता तो बाद में उससे प्रोफेसर ऑफर कर दे। सॉरी टू डिस्टर्ब कोई यू मसला, कोई सर, मसला, जस्ट मैं ये पॉइंट कोई मसला। एम्फसाइज करना ये चाहता ये मतलब मैं भी मेरा ही आपको ये पूरी मतलब कहानी, मतलब बोरिंग कहानी सुनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि KGSP जो है ना, मतलब KGSP एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए आप प्रोफेसर की नज़रों में आ जाते हैं। मतलब वो देख लेता है कि भाई बंदे में पैशन है, मतलब बंदा कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता मेरे साथ। तो एक स्कॉलरशिप होती है ग्लोबल आईटी के नाम से, वो शायद मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता। मेरा जो दोस्त था पाकिस्तानी, वो मेरे साथ NID में सीनियर था मेरा, तो वो ग्लोबल आईटी पे था। तो मैंने अपने प्रोफेसर को ईमेल की कि भाई मेरा सर नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके पास ग्लोबल आईटी है तो मुझे आप ग्लोबल आईटी पे रिकमेंड कर दिया। प्रोफेसर के पास 3 से 4 दिन बाद ईमेल आई कि मेरे पास ग्लोबल आईटी नहीं है क्योंकि मैं न्यू प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने फंड पे रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और उसने अपने मुझे अपनी मतलब पूरी रेज्यूमे सेंड कर दी प्रोफेसर ने अपनी, और उसने अपनी रिज्यूमे सेंड कर दी। उसके बाद उसने मुझे बताया कि भाई तुम्हें ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा जून में। तो मैं मतलब यहाँ पर जो मुझे बाद में हुआ कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर को हिट ना करें। आपको जो लगता है कि आपकी फील्ड में जो प्रोफेसर अच्छा है, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से जाएँ फैकल्टी में आप चेक करें प्रोफेसर को। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अब हर प्रोफेसर को अपनी ईमेल सेंड कर रहे हैं, नहीं। ये याद रखिए कि यहाँ पर हर प्रोफेसर एक दूसरे से इंटरलिंक है। हर प्रोफेसर को पता है कि किस प्रोफेसर, कौन सा प्रोफेसर क्या काम कर रहा है और कौन से प्रोफेसर के पास कौन सा स्टूडेंट काम कर रहा है। तो अगर आप अपनी ईमेल जस्ट सेंड कर देंगे हर किसी को सेम ईमेल कि आई एम डूइंग दिस, प्लीज रिकमेंड मी, तो वो लोग बैठ के बातें करते हैं। वो फिर ये बात, क्योंकि जब वो मिलते हैं आप इसमें यहाँ पर मतलब पर्सनल डीलिंग बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर वगैरह हर हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं और बैठ के बातें करते हैं। वो फिर देख लेते हैं कि यार ये बंदा तो सबको मेल कर रहा है,
फजूल में, इसका कोई वो है नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं कि मैंने किधर जाना है। तो आप सिर्फ उन चीज़ों को सेलेक्ट करें कि जो आपकी फील्ड है। मतलब अगर आपको लगता है कि यार मैं टेलीकॉम में हूँ और मैं सिर्फ मतलब ये नहीं कि फ्रिक्वेंसी या इस पे काम करूंगा। जब मैं सॉफ्टवेयर में था तो मेरा इरादा था मैंने सिर्फ एफपीजीए पे ही काम करना है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एफपीजीए प्रोफेसर को हिट की। उस वक्त उस ईमेल में जो मेरे दोस्त ने मुझे फेसबुक पे जो लिंक सेंड किया था, उस पर तीन तीन प्रोफेसर थे जो कि एफपीजीए पे काम कर रहे थे, लेकिन ये वाहिद प्रोफेसर था जो एफपीजीए प्लस इमेज प्रोसेसिंग में काम कर रहा था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोफेसर को ईमेल की। और मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे प्रोफेसर एक ही लाइन में थे, मतलब उनकी लैब एक ही लाइन में थी, हर प्रोफेसर एक दूसरे को जानता था। और जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ एक इंडियन भी आया था, उसने मुझे बताया कि मैंने उस प्रोफेसर के बाद अप्लाई किया था। तो मेरे प्रोफेसर ने, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी प्रोफेसर, तो उसने ये जिक्र भी किया था कि यू सेंड ईमेल टू एवरी प्रोफेसर, सो आई थिंक यू आर नॉट येट क्लियर, सो प्लीज व्हेन यू आर एंटरिंग इन माय लैब, मतलब जो तुम मेरी लैब में आए हो तो पहले अपनी जो मतलब विजन है उसको क्लियर कर लो। तो ये याद रखिएगा, ये नहीं कीजिएगा मतलब आप ईमेल लिख रहे हैं और सेम ईमेल आप सबको सेंड कर रहे हैं, नहीं। आप सिर्फ से अपनी फील्ड देखें और प्रोफेसर को ईमेल करें। और एक और रिकमेंडेशन जो मैं करना चाहूँगा, जो मेरे से गलती हुई थी शुरू में, वो ये कि जब आप अपनी रेज्यूमे सेंड कर रहे हैं तो सिर्फ रेज्यूमे सेंड ना करें, आप अपनी मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो लाजमी सेंड कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोगों को उस वक्त इतना नहीं होता था, हम लोगों को उस वक्त इतना एहसास नहीं था, लेकिन हमें यहाँ के पता चला है कि रेकमेंड सेल्फ रिकमेंड लाइक स्टेटमेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। मतलब रेज्यूमे तो हर किसी को पता है कि मैंने एनडी से पढ़ा है, मैंने मास्टर यहाँ से कर लिया, मैंने ये किया वो किया, सबको पता है सेम थिंग। मतलब मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं स्पीच अच्छी कर लेता हूँ, मैं हॉकी अच्छी खेल लेता हूँ, ये सबको पता है। लेकिन आप में है क्या, आपकी फील्ड क्या है, आप करना क्या चाहते हैं आगे, ये सिर्फ और सिर्फ पता चलता है सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में। और उसको लिखें अच्छे तरीके से, मतलब ये नहीं कि लगे कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ना लगे कि आप मतलब हाई स्कूल या फिर बैचलर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी लाजमी कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मैं अगर मुझे आप कहें कि 100 में से स्टेटमेंट, मतलब अगर मैं कहूँ कि रिज्यूमे, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के टोटल 100 मार्क्स हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अकेले के सिर्फ 60 नंबर है, मतलब 60 मार्क्स हैं। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छी लिखी है और वो अगर प्रोफेसर को क्लिक कर गई, तो आपकी फील्ड चाहे कुछ भी हो आपको रख लेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि बंदा सोच रहा है, मतलब उसमें है सोचने की काबिलियत, तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रायोरिटी 1 है, याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। और एक और बात जो मैंने पाकिस्तानी, मतलब मैं ही पाकिस्तान का ही हूँ तो मैंने नोट किया, पाकिस्तान में जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो हम अपनी तस्वीर नहीं लगाते, तस्वीर लगाइएगा लाजमी, ये बहुत मैटर करती है यहाँ पे। क्योंकि मैंने जॉब भी यहाँ पे इसी हासिल की है और मैंने देखा है कि यहाँ पे जो भी रिज्यूमे लिखता है उसमें उसकी तस्वीर लाजमी होती है। तो आप जो अपनी रिज्यूमे या सीवी बनाएंगे तो उसके लेफ्ट या राइट कॉर्नर प्लीज अपनी तस्वीर लाजमी लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुझे नहीं पता दूसरे मुल्कों का, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल की थी मैंने नहीं लगाई, लेकिन जब मैंने इस कोरिया को एज अ जॉब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मैंने लगाई थी। और ये यहाँ पे बड़ा अहम है, अपनी तस्वीर लाजमी लगाइएगा राइट या अपर कॉर्नर पे, ये बहुत नेसेसरी है। और इसके बाद हम आते हैं कि प्रोफेसर, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रोफेसर आपसे, अगर आपको प्रोफेसर मतलब लगता है कि काम कहाँ से खुश है, तो वो आपको खुद ब खुद ही मतलब बताएगा कि यार आपने क्या करना है क्या करना है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि मेरी लैब में और अपॉर्चुनिटीज भी है। और मतलब यानी कि मैं जब आया था इस यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने मास्टर किया, उस वक्त मेरे आने तक मैं तीसरा या चौथा पाकिस्तानी था, तीसरा या चौथा पाकिस्तानी था। तो लेकिन माशाल्लाह से अब वहाँ पर तकरीबन 10 से 11 पाकिस्तानी हैं। तो आपकी जो अपनी जो है ना वो पर्सनल ग्रोथ तो मैटर करती ही करती है, लेकिन एज अ नेशन आप बहुत मैटर करेंगे। तो जो भी आप आते हैं यहाँ पर अप्लाई करें। ये जो भी टाइम है फरवरी, वकार भाई ने बड़ा अच्छा किया है कि ये फरवरी और मतलब मार्च का टाइम रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन स्टार्ट होते हैं मई में, मतलब यानी कि मई में, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन सारी की सारी सेटिंग जो होती है, मतलब सिलेक्शन जो होती है, वो फरवरी और मार्च में होती है। फरवरी और मार्च में आप देखेंगे बहुत से बेतहाशा आएंगे कि यार अप्लाई 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 करें। और जो आपकी मतलब यहाँ सिलेक्शन जब हो जाएगी उसके बाद जो बात होगी वो होगी मई में। प्रोफेसर ने आपको एक बार हाँ कर दी, वो मुकरेगा नहीं। मैंने ये चेक किया है कि बहुत से पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो यहाँ भी हाथ मार लेते हैं और वहां भी हाथ मार लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है,
लेकिन यार जब आप प्रोफेसर को जब ना करते हैं तो तरीके से ना करें, मतलब उसको कहें कि यार मैं सॉरी मैं नहीं आ सकता, यहाँ से मेरी लैब में पाकिस्तानी आया था, वो छोड़ के चला गया, वो मतलब आया है, मतलब यानी कि आया भी नहीं था, उसने ना कर दी। उसने ना भी कैसी की कि सॉरी आई एम नॉट कमिंग, योर रिसर्च डजंट सूट टू माय टेस्ट, मतलब डजंट सूट टू योर टेस्ट, मतलब फिर तुमने अप्लाई क्यों किया स्टार्टिंग में। तो इन गलतियों से बचेगा। और फिर जो मतलब यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर आती है इसकी फंडिंग की। प्रोफेसरों कोरिया में, मैं मुझे नहीं पता दूसरे मुल्क का, लेकिन कोरिया में फंडिंग बहुत है, बहुत है, इनको फंड बहुत मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जब फंड मिलते हैं तो ये उसकी स्क्रीनिंग बहुत करते हैं, सिक्योरिटी बहुत करते हैं। तो आप जब आएंगे प्रोफेसर को, आप जब मेल लिखते हैं तो उसको ये नहीं लिखेगा मुझे अपने फंड पर रख ले, नहीं, उनसे कहिएगा सर मुझे आप किसी न किसी और स्कॉलरशिप के लिए प्लीज रेफर कर दें। अगर मेरा केजीएसपी होता, मैं तो हमेशा कहूंगा और मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, मैं आपसे भी कहूंगा कि स्टार्ट विद केजीएसपी, स्टार्ट विद केजीएसपी। केजीएसपी पे होना ना होना वो एक अलग डील है, तो वो मैटर भी नहीं करती बाद में। मैटर क्या करता है, मैटर ये चीज करती है कि भाई क्या आप प्रोफेसर की नजरों में आए कि नहीं आए। मतलब यानी कि मुझे याद है कि मतलब आती है मेल के प्लीज सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट, लेकिन आप पहले ये बता दें कि मैं केजीएसपी अप्लाई किया था, क्योंकि आप जब प्रोफेसर के साथ स्टार्टिंग से डील करेंगे ना, मतलब जनवरी से, तो मार्च या अप्रैल में उसको होगा कि यार इस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने स्टार्टिंग में किया केजीएसपी, उसके बाद भूल गए, बस केजीएसपी पे नहीं हुआ, बस नहीं हुआ छोड़ दो, नहीं, केजीएसपी पे नहीं हुआ, इसके बाद ग्लोबल आईटी है, प्रोफेसर फंडिंग है, और भी बहुत सी स्कॉलरशिप है हर यूनिवर्सिटी में, और मुख्तलिफ मतलब होती है, स्कॉलरशिप होती है। तो आप सिर्फ केजीएसपी के लिए ना रुकें, आप उसके प्रोफेसर के साथ रहें, सर प्लीज, सर प्लीज। एंड उसको यही बताएंगे सर आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लीज सेंड मी योर रिसर्च पेपर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मैंने नहीं किया था लेकिन मेरे सुनने में आया था। आप ये प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो आखिर में आप एक लाइन या दो लाइन लिख दे, मतलब पहली ईमेल में ना लिखें, अगर उसका रिप्लाई आता है तो आप उसको लिखें सर प्लीज सेंड मी योर रिसर्च पेपर सो दैट आई कैन रीड इट। मैं मतलब अपना माइंड बना लूं कि मैंने किस चीज पर काम करना है। ये चीज प्रोफेसर के लिए बड़ी बड़ी मैटर करती है। प्रोफेसर देखता है कि यार हाँ बंदे में पैशन है। तो जब आप उसको ईमेल करते हैं दूसरी या तीसरी, उसमें प्लीज एक या दो लाइन ऐड कर दें, सर अपनी आप अपनी ना, मैंने आपको पढ़ तो लिया है कि मैंने आपकी कि आप किस फील्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मतलब मोर इन डिटेल देखना चाहता हूँ कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो आप उससे कहें सर प्लीज सेंड मी सम रिसर्च पेपर। वो मुझे मेरे प्रोफेसर ने तीसरी या चौथी ईमेल में 6 रिसर्च पेपर सेंड किए थे, 6 रिसर्च पेपर। और फिर क्या करें, ये नहीं करें बस पढ़ के छोड़ दें, नहीं 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 नहीं, ये बड़ा गलत है। पढ़ें और एक पेज की पर रिसर्च पेपर एक पेज समरी बना के प्रोफेसर को सेंड करें कि सर मैंने ये देखा है और आपने इस पे काम इस तरह काम किया था, तो मेरे ख्याल में ये काम अच्छा है, और ये मैंने जो आइडिया बनाया वो इस तरह आइडिया बनाया कि ये है ये है ये है। मतलब उसकी आप एक महीने का एब्स्ट्रैक्ट टाइप की थिंग बना के मतलब एक पेपर की सेंड करें उसको, उसको मतलब फीडबैक दें। मतलब फीडबैक ऐसा ना हो कि मतलब आप उसको पॉइंट मार रहे हैं सर ये तो अच्छा नहीं था, ये नहीं नहीं नहीं, उसके साथ जाएं, गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर, और उसको बताएं कि सर ये चीज है और ये चीज है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। प्रोफेसर श्योरली अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ कि यार बंदे ने मतलब बंदे में पैशन भी है, बंदा पढ़ भी रहा है, बंदे ने मतलब सीखा भी है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये मतलब कुछ प्लस पॉइंट है, मैंने नहीं किए थे लेकिन लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने किया था, वो भी एनडी का ही था, मतलब उसने भी मास्टर किया यहीं से। उसने ये कहा था उसके प्रोफेसर ने उसको 6 महीने पहले सिलेक्ट कर लिया था, और उसने उसको प्रोजेक्ट भी दिया था कि भाई ये तुम एक काम करो, मेरा प्रोजेक्ट करो साथ में। उसने उसका प्रोजेक्ट भी किया है, उसके बाद प्रोफेसर को बुलाया भी है यहाँ पर। और याद रखिएगा ये मतलब आप जो प्रोजेक्ट करते हैं प्रोफेसर के साथ, वो आपको फंडिंग भी देंगे, बिना आप भले पाकिस्तान में हैं वो आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये मुफ्त का काम है, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब आप जब बाहर आएंगे तो आपको चलेगा कि यहाँ पे आपके बोलने के भी पैसे मिलते हैं आपको। तो ये याद रखिएगा आपको फंड भी मिलेगा इस चीज़ का। तो प्रोफेसर को आप फीडबैक दें कि सर ये काम है और ये काम है और इस तरह किया आपने, मेरे ख्याल में ये चीज़ ये अच्छी चीज़ है और आपने इस पर फोकस किया है और ये किया है। और आपके पास कोई अच्छी सजेशन है, आप उसको वो भी रिकमेंड करें कि सर हाउ अबाउट दिस सजेशन, हाउ अबाउट दिस थिंग, हाउ अबाउट दिस थिंग, हाउ अबाउट डूइंग लाइक दिस वन। सो दे सो ये याद रखिएगा, ये बड़ा चीज मैटर करती है। जो प्रोफेसर को पता चलता है कि यार, क्योंकि अब आप खुद सोचे ना, मेरे पास मतलब इनके 60 बंदों की ईमेल आई है, उसमें बंदा मुझे कह रहा है सर प्लीज सेंड मी योर वर्क एंड आई वांट टू लाइक स्टडी अबाउट दैट। तो लाजमी बात है यार, मैं क्यों बाकी 55-56 को देखूं, मैं सिर्फ बंदे को देखूंगा जो शुरू से मुझे मेरे साथ है। तो ये चीज रखिएगा। और हाँ एक मिनट है, मैं पॉइंट देखूं। हाँ उसके बाद प्रोफेसर के साथ जब अगर आगे, अब एक और चीज होती है वो ये, जिसे मैं शुरू में डील करते हैं, प्रोफेसर के एक दूसरे के साथ लिंक बहुत होते हैं। तो खुदा ना खासा प्रोफेसर बोलता है कि आई डोंट हैव एनी सीट फॉर यू, आई डोंट हैव एनी वैकेंट सीट फॉर यू, उसको लिखें सर प्लीज रिकमेंड टू योर फ्रेंड प्रोफेसर और सम अदर प्रोफेसर। ये बड़ी चीज मैटर करती है, और मेरे 2-3 जानने वाले आए हैं इस तरह,
उन्होंने प्रोफेसर कहा कि सर अगर आपके पास नहीं है सीट इट्स ओके, बट हाउ अबाउट रेफरिंग मी टू सम अदर वन। सो वो आपको किसी और के पास भेजेगा। क्या ये बंदे की सीवी अच्छी है, रिज्यूमे अच्छी है और बंदे में लग रहा है कि बंदा काम करना चाहता है। देखिए मैं शुरू से जब स्टार्ट मैंने किया है 17 मिनट पहले, तो मैं आपसे शुरू बात कर रहा हूँ पैशन। कोरिया में पैशन बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे हर बंदा काम पे मसरूफ है। क्यों? वो चेक करते हैं, वो कहते हैं कि भाई बंदे ने काम आता नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन बंदे को जब तुम काम दोगे ना वो बंदा काम सीख भी जाएगा। ये कोरिया में एक थ्योरी है, क्योंकि मैं अब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ये कोरिया में थ्योरी है, कोरिया कहते हैं कि बंदा सीख ही जाता है जब उसको काम मिलेगा। तो आपने हो गया, आप प्रोफेसर के प्रोफेसर प्लीज रिकमेंड मी टू योर फ्रेंड प्रोफेसर, उसको एक खास ईमेल करें जिसमें कुछ ना लिखें, उसमें लिखेंगे सर मैं चाहता हूं करना और मेरे मेरे पैशन भी है और मैं काम करूंगा भी, मैंने आना भी है। आप अगर आपके पास सीट नहीं है तो प्लीज रिकमेंड मी टू सम अदर प्रोफेसर। तो वो ये करेगा, वो फिर आपको मतलब इन्हीं उसके पास नहीं है सीट, सही है, लेकिन यार मैं अकेला बंदा नहीं हूँ दुनिया में 7 बिलियन अफराद है, मेरा उनमें तो कोई ना कोई जानने वाला होगा जिसको जरूरत होगी, तो हाउ बाय नॉट, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मेरी लाइफ में इस तरह रिकमेंडेशन आई थी, वो अलग बात है कि वो आया नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन इस तरह रिकमेंडेशन आती है। दूसरा दोस्त कहता है कि यार, दूसरे प्रोफेसर यार तू एक काम करो, आप इसको रख लो अगर आपके पास सीट है तो ये भी चीज बड़ी अहम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चीजें मतलब इन्हें कि या आपकी प्रोफेसर डीलिंग खत्म होगी, उसने कहा कि सॉरी आई डोंट हैव एनी वैकेंट स्पेस, तो उसको एक ईमेल करें खास तौर पे कि सर प्लीज रेफर टू मी सम अदर प्रोफेसर इफ यू हैव एनी लिंक्स। मतलब होना ना होना, मतलब उसने तो ना कर दिए ना, मतलब आपके तो वैसे ही बंद होने वाला है ये रास्ता, तो हाउ अबाउट जस्ट मतलब एक और तीर मारने से क्या नुकसान जाता, कुछ नहीं जाता, एक और तीर मारने कि यार आप प्लीज मुझे रिकमेंड कर दे कहीं और। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट करती है रिकमेंडेशन। हाँ, रिकमेंडेशन से याद आया, रिकमेंडेशन लेटर बड़े मैटर करते हैं जनाब। हम तो मतलब पाकिस्तान में इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे आपको पता चलेगा रिकमेंडेशन लेटर मतलब बड़ी अहमियत रखते हैं। और प्लीज प्लीज लेक्चरार से रिकमेंडेशन लेटर ना लिखवाइएगा, इनकी कोई वर्थ नहीं है, सही है। कम से कम आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाए, इनसे रखो लिखवाएं। और हो आपकी फील्ड की, जैसा मतलब मैं आपको कहूंगा, जैसा मैं इमेज प्रोसेसिंग का काम कर रहा था, तो अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग में जाना तो ऐसे प्रोफेसर लिखवाएं जिसका इमेज प्रोसेसिंग खास तौर पर मैटलैब और C++ से लिंक हो। समझ रहे हैं बात, मतलब जिसने काम किया हुआ हो। अब मैंने काम किया मैटलैब में, अब मैंने काम किया मतलब इमेज प्रोसेसिंग पे, लेकिन मैं जा रहा हूँ टेलीकॉम के प्रोफेसर के पास, सर प्लीज रिकमेंडेशन लीजिए, कुछ नहीं करता ये, इसमें कोई फायदा नहीं है आपका। आप खुद सोचें कि आप मतलब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जा रहे हैं, तो आप उनके पास जाए, सर प्लीज रिकमेंडेशन दे, असिस्टेंट या प्रोफेसर के पास जाए, कम से कम। और 3 4 5 6 रिकमेंडेशन नहीं भाई, 2 काफी हैं, 2 इनफ। आप केजीएस के लिए अप्लाई करें, कहीं अप्लाई करें, वो आपको बोलेंगे कि 2 इज इनफ, 2 इज इनफ, तो याद रखिएगा 2 बहुत है। एट द एंड कुछ प्रोफेसर चेक करते हैं कि आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है कि नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि यार काम बहुत करना पड़ेगा आपको, बहुत करना पड़ेगा। तो वो ये देखते हैं कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी है, मतलब आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया या नहीं लिया, मतलब आप कुछ करते नहीं या नहीं करते। कभी लिखिएगा कि मैं मूवीज और ये मतलब देखने का शौक है, हॉबीज में कभी नहीं लिखेगा मूवीज। हॉबीज में लिखें, यहाँ पर कोरिया के लिहाज से मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स, कोरिया के लिहाज से आप लिखें हाइकिंग का शौक है, मैंने K2 में गया हूँ, K2 के पास होकर आया हूँ, ये चीज यहाँ पर बड़ी मैटर करती है, यहाँ पर मतलब हाइकिंग का बहुत जुनून है। स्पोर्ट्स का लिखें कि मैंने स्पोर्ट्स में ये लिया है, मैंने खुद HEC की तरफ से हॉकी खेली हुई है, मतलब मैं था मैं अपनी ND की टीम का कैप्टन भी था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है, आप उनको बताएं कि मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, समझ रहे हैं आप? मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है कभी कभी, इवन के वीकेंड ऑल्सो। तो वो चेक करते हैं बंदा काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता। पैशन एक अलग चीज है, लेकिन स्ट्रेंथ भी है कि नहीं है फिजिकली और मेंटली, तो ये चीज भी मैटर करती है। आई थिंक लेट्स टेक सम क्वेश्चन नाउ, बकार भाई। क्वेश्चन ले सकते हैं हम प्रोफेसर के, और ये 10 मिनट जी जी, ताकि अगले क्वेश्चन ना जॉब के बारे में, फिर इकट्ठे ही क्वेश्चन दे अच्छा देंगे तो अभी सारे। मैं जॉब स्टार्ट कर दूं या फिर जॉब स्टार्ट करते हैं फिर एंड पे ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन। आपको सही लगे, जैसे आपको सही। अच्छा, आई विल टेक क्वेश्चन एंड कर लें। हाँ क्वेश्चन मैं तकरीबन ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि जॉब मार्केट इन कोरिया, उसके बाद मैं आपको ना मतलब बताऊंगा कि
ये आपके जो सवाल जवाब आते हैं इनके जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जॉब मार्केट इन कोरिया। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साइट पे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप इनको होल्ड करें थोड़ी देर के लिए। मैं आपको अगली स्लाइड बताता हूँ, फिर बात करते हैं मित्र कल। अच्छा, जॉब मार्केट इन कोरिया। जॉब मार्केट इन कोरिया इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मैंने जो यहाँ पे देखा है ना वो ये है कि जॉब हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है कोरिया में, लेकिन जॉब को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं मैंने जॉब कैसे हासिल की। यहाँ पर कोरिया में हर साल 2 दफ़ा इंटरनेशनल जॉब फेयर होते हैं। एक होता है अप्रैल या मई में, और दूसरा होता है सितंबर या अक्टूबर में। तो तो मैं गया था इसमें अप्रैल या मई वाले जॉब फेयर में। तो जॉब फेयर की जो है ना वो पहले से पब्लिसिटी होती है। जब आप कोरिया में आ जाएंगे तो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का एक पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर, और स्कॉलरशिप नेटवर्क, हम हर पेज पे मतलब जिसको भी मिलती है तो वो आपको बता देता है। वो मतलब यानी कि बताता है कि जॉब फेयर हो रहा है। उस जॉब फेयर में आप अप्लाई करें, वो कोटरा के थ्रू होता है। कोरिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है ये कोटरा, मतलब ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें आप पहले से ही ना मतलब अपनी रिकमेंड वो करें, रिज्यूमे फीड करें, और उसके बाद वहाँ पे वो बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है। ये सब ऑनलाइन वर्क है, अभी अभी आप गए नहीं है, ये तकरीबन 1 महीना पहले का काम है जो आपको खुद करना है। तो वहाँ पर वो आपको मतलब लिंक्स देंगे यूनिवर्सिटीज के, मतलब सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी, कंपनीज के। मतलब 50 से 60 या 100, मेरी बारी में तो तकरीबन 150 कंपनीज आई थी वहाँ पर। तो उन कंपनीज के लिंक होंगे उसमें। तो बहुत सी कंपनियां आपके काम की नहीं होंगी। आप सिर्फ उन कंपनीज को फोकस करें, ये ऑनलाइन काम है, सही है। आप सिर्फ उन कंपनीज को फोकस करें जो आपके रिलेटेड है। उनको आप अपने लिखें अप्लाई फॉर जॉब, वहाँ पे लिंक होता है, उसमें एक बटन होता है अप्लाई फॉर जॉब। आप जॉब के लिए अप्लाई करें वहाँ पर। तो थोड़े दिनों में, मतलब यानी कि उनको अगर आपकी सीवी पसंद आती है रिज्यूमे, तो वो आपको ईमेल करेंगे या उसी वेबसाइट पे आपको मैसेज करेंगे कि प्लीज मीट अस, लाइक आप जब आए उसमें ऑनलाइन उसके लिए जॉब फेयर के लिए, तो हमसे आकर आप मिले। तो आप जाके उनके स्टॉल पे जाके उनसे मिले और उनको बताएं कि मैंने आपका मुझे मैसेज मिला था ये, या ईमेल मिली थी। उसको कॉपी करें, प्रिंट करें, उसको लेके जाके दिखाएं। इसी तरह मैंने भी मतलब अप्लाई किया था वहां पर। तो मेरे अपनी कंपनी पे अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज आप आए और आके अपना इंटरव्यू देना जॉब फेयर में। तो जब मैं जॉब फेयर में गया वहां पर, जॉब फेयर में मैं गया तो मैंने जाके मतलब वहां पर अपना इंटरव्यू कर दिया। इंटरव्यू सही हो गया था। अच्छा, एक और चीज होती है जॉब के लिए, मुझसे जो ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि क्या जॉब के लिए कोरियन लैंग्वेज जरूरी है। मैं कहूंगा जॉब के लिए जॉब हासिल करने के लिए कोरियन लैंग्वेज जरूरी है, लेकिन जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए कोरियन लैंग्वेज जरूरी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जॉब हासिल करने के लिए कोरियन लैंग्वेज जरूरी है, लेकिन जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए कोरियन लैंग्वेज जरूरी नहीं है। वो इसलिए कि जब आप जॉब हासिल करने जाते हैं वहां पर, तो आपसे एक बार पूछते हैं क्या आप कोरियन लैंग्वेज बोल लेते हैं। अच्छा, अब मैं कोरियन लैंग्वेज बोल लेता हूँ कि नहीं लेता। मेरे पास सर्टिफिकेट है कोरियन लैंग्वेज का, मतलब मेरे पास इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट है। और वो इतना है कि मतलब मैं यहाँ कोरिया में आसानी से जिंदगी बसर कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतना है, और इसी मैं लैंग्वेज स्कोर पे कोरियन नेशनलिटी भी हासिल कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, 5 साल बाद, मतलब अभी 2 साल बाद तकरीबन। तो ये कोरियन लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी भी कोरिया में इंग्लिश जो है वो इतनी मतलब यानी कि नहीं आई कि मतलब वो आपको सिर्फ इंग्लिश पे रखें, नहीं। कुछ कंपनीज हैं, मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल, जैसे सैमसंग, इवन के एलजी जो है वो कोरियन लैंग्वेज की बयार नहीं लेती आपको। वो कहती है कि आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सैमसंग है जो कि फॉरनर्स को विदाउट एनी कोरियन एबिलिटी ले लेती है। लेकिन मेरा दोस्त है सैमसंग में, वो कहता है कि आप सैमसंग में आ जाए, लेकिन फिर यहाँ पर हर चीज कोरियन लैंग्वेज चलती है। तो कोरियन लैंग्वेज हो गई। इसके बाद आपने कोरियन लैंग्वेज सीख ली, आपको सीखनी पड़ेगी कोरियन लैंग्वेज। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं कोरियन लैंग्वेज के बिना ही गुजारा हो जाएगा, नहीं। जॉब लेनी है, कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वो इसलिए बिना कि आप खुद सोचे ना, आप गए बस आपने इंग्लिश पे अपना काम किया और आप जाके बोले भी मैंने जॉब लेनी है। तो क्योंकि मैंने इधर गया ना इंटरव्यू देने के लिए, उसने मुझसे पूछा कि भाई हमने कुछ फॉरनर्स को रखा था, क्या करते हैं वो 2 से 3 साल काम करते हैं, उसके बाद वो पीएचडी के लिए भाग जाते हैं। हमारा सारा सारा काम खराब हो जाता है उस वक्त। तो आप उनको दिखाना होता है कि यार मैंने देखिए कोरियन लैंग्वेज सीखी है, वो मैं इसीलिए सीखी है कि मेरा है इरादा कोरिया में रहने का और कोरिया में जॉब करने का। मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता, नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर। लेकिन आप उसको अपना यकीन तो कराते हैं ना कि शुरू में कि यार देखें मैंने कोरियन लैंग्वेज भी सीखी है, और जब मैंने कोरियन लैंग्वेज सीख ली है तो इसका मतलब यह है कि मेरा इरादा है कोरिया में रहने का। तो आपने अपने कोरियन लैंग्वेज में
कोरियन लैंग्वेज पर ही फोकस किया है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया कोरियन लैंग्वेज का, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं आया यहाँ पर, मैंने कुछ दोस्त वगैरह बनाए यहाँ पर, उन्होंने कुछ हेल्प की और मैंने इंटरनेट से बड़ी हेल्प ली। और फिर मैंने मतलब यानी कि तकरीबन विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में मैंने अपना कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लिया था। जब इंटरमीडिएट लेवल का है, तो जब मैं वहां पर गया था तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया इंग्लिश में। मेरा इंटरव्यू टोटल इंग्लिश में हुआ था जॉब फेयर में। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट दी और कहा कि यहाँ पे आप अपनी रिज्यूमे फीड कर दें। वो वेबसाइट टोटल कोरियन में थी, टोटल कोरियन में थी। मैं चाहता किसी से हेल्प भी ले सकता, लेकिन मैंने खुद ही वहां पे फीड की। मैं आया, फिर मैंने टेस्ट दिया, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। अभी मैं काइस्ट में मतलब एज अ सॉफ्टवेयर रिसर्चर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी कह लें, एज अ सॉफ्टवेयर रिसर्चर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी कंपनी है जो कि सेंसर बनाती है, नैनो। असल में देजन जो है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, देजन, दोबारा कहूंगा देजन, जहाँ पे यूएसटी भी है, एट्री भी है, काइस्ट भी है। देजन जो है असल में वो इसका एशिया का सिलिकॉन वैली है। अगर आप देजन को सर्च करें विकीपीडिया पे, तो वहां पे खास तौर पे लिखा गया है कि देजन जो है वो एशिया की सिलिकॉन वैली है। यहाँ पर कम से कम 450 रिसर्च सेंटर है। अब आप कुछ सोचें, 450 रिसर्च सेंटर, और ऐसे रिसर्च सेंटर जो कि फॉरनर्स को रखना भी चाहते हैं, जो कि फॉरनर को रखना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि बस वो उन्होंने रख के छोड़ दिया, नहीं, वो फॉरनर्स को रखना भी चाहते हैं। तो आप जब आते हैं, लेकिन आप आते हैं, आप उनके पूरी इनमें अप्लाई करें, रिसर्च सेंटर्स में अप्लाई करें, उनको बताएं कि सर मैं जॉब भी लेना चाहता हूँ। जॉब फेयर होते हैं, ये एक तरीका है जिससे मैंने हासिल की है। सेकंड, जिससे मेरे एक दोस्त ने हासिल की है, वो है कि प्रोफेसर रिकमेंडेशन। आप अपने प्रोफेसर से कहें सर प्लीज किसी, क्योंकि यहाँ पर हर प्रोफेसर जो है वो इंडस्ट्री के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा एक लिंक, एक ऐसी एनवायरमेंट बना हुआ है कि हर प्रोफेसर के पास कुछ वो भी लिंक भी है, मतलब यानी कि कुछ इंडस्ट्री लिंक भी है। मेरे मैक्सिमम दोस्त, मेरे कुछ नेपाली दोस्त, कुछ इंडियन दोस्त, इवन के पाकिस्तानी दोस्त ने भी अपनी जॉब जो हासिल की थी वो प्रोफेसर रिकमेंडेशन की थी। प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर देगा कुछ कंपनीज के पास, और आप वहां जाएंगे और उनके पास जाके काम करेंगे। तो एक ये भी तरीका है। मेरा प्रोफेसर जो था वो बिल्कुल मतलब यंग था, उसने बोला मैं तो अभी यूएसए से पढ़ के आया हूँ, तो मेरे यहाँ पे इतने लिंक नहीं है, तो तुम्हें अपने तौर पे हिम्मत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो थी वो कुछ दोस्तों ने हासिल किया प्रोफेसर रिकमेंडेशन पे। प्रोफेसर, अगर आपको प्रोफेसर रिकमेंड कर देना है, प्रोफेसर जो यहाँ पर कोरिया में है ना, इसकी बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। प्रोफेसर ने अगर आपको किसी कंपनी में रिकमेंड कर दिया, तो आप कंफर्म हो जाएंगे, वहां पर आपकी जॉब पक्की है। वहां पर ना इंटरव्यू होगा, ना कुछ होगी, प्रोफेसर रिकमेंडेशन, दैट्स इट। प्रोफेसर रिकमेंड कर दिया, आपकी जॉब पक्की। तो जितना हो सके प्रोफेसर के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छा रखें। उनको कहेंगे सर जब मेरा हो जाए, और जो सबसे बड़ी बात है, मैं कल परसों भी कुछ दोस्तों से मिल रहा था पाकिस्तानी से, मैं दोस्तों से मिलने गया था, तो वो भी अभी मास्टर कर रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि यार पीएचडी करें या जॉब करें। कंफ्यूजन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है इस मामले में। आप अपना माइंड बना लें, रिस्क तो है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब ये ना सोचे ना कि यार मैं मास्टर खत्म करूं जॉब स्टार्ट हो जाए, ना, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है, और इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब आप प्रोफेसर को शुरू से ही ना ये ना कहें कि मैं पीएचडी करनी है, ना ना ना। प्रोफेसर को बताएं कि सर मेरा इरादा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर लेट, मतलब मैं कुछ टाइम लूंगा, और मेरा इरादा है कि मैंने मास्टर स्टार्ट किया। जब मैं आया था, मैंने जब मास्टर किया था उसमें मेरी तकरीबन, मैं आया था यहाँ पे 22 साल की उम्र में, मास्टर मैंने 24-25 साल की उम्र कर लिया था। मैंने उससे कहा कि सर मेरे पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ जॉब करूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने करना क्या है। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि नहीं मैं तो, तुम पीएचडी स्टार्ट करो, पीएचडी बाद में नहीं होती। मैंने बोला सर पीएचडी तो मैं इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इंडस्ट्री में जाऊँ और जॉब लूँ। तो अपने प्रोफेसर के साथ डीलिंग अच्छी रखिएगा। प्रोफेसर जो है ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी खतरनाक भी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ भी है। सब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे चल रहे हैं। तीसरा तरीका जो है, यहाँ पर कुछ जॉब्स वेबसाइट्स है, जब पाकिस्तान में है ना, मतलब यानी कि वो जॉब हासिल करने के लिए आप अपनी रिज्यूमे डाल दें, वहां पर वो आप करते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जॉब्स कोरिया के नाम से, अब मुझे इतनी याद, एक जॉब्स कोरिया के नाम से एक वेबसाइट है, आप वहां पर अप्लाई करें। उधर अपनी सीवी फीड करें, ये बड़ी मैटर करती है जॉब्स कोरिया। और उसके अलावा आप अपनी नजर रखें इन ग्रुप्स पे। एक तो है किस्सा के नाम से, कोरियन इंटरनेशनल स्टूडेंट समथिंग लाइक दिस। एक इस पे एक पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का जो पेज है उस पे, मतलब आप उस पर भी रखें नजर। वो रखते वो मतलब टाइम टू टाइम आपको अपडेट रखेंगे कि ये जॉब आई हुई है, ये जॉब आई हुई है। और याद रखिएगा कि सैमसंग जो है वो साल में 2 दफा हायरिंग करती है। सैमसंग जो है वो साल में 2 दफा हायरिंग करती है, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, मतलब फाल में और इसमें करती है। तो आप सैमसंग के लिए लाजमी अप्लाई करें। सैमसंग का क्राइटेरिया बहुत साफ शफाफ है,
कोई उसमें वो नहीं चलती, याद रखिएगा। लेकिन मुश्किल क्राइटेरिया बहुत है, बहुत साफ शफाफ है। और दूसरी बात यह है कि सैमसंग का जो है ना, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा आप जब सैमसंग में जाएंगे, मतलब आप जब सैमसंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी मुलाकात भी होगी लोगों से। वो आपको कुछ ना कुछ कंपनीज के लिंक देंगे कि आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर। चौथा जो है वो कुछ मेरे दोस्त कर रहे हैं। आप जो, मतलब अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो मास्टर में कुछ आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो नामुकम्मल रह जाते हैं। मतलब यानी कि क्योंकि 2 साल है, आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, वो नामुकम्मल रह गया, तो आप प्रोफेसर को ऑफर करें कि सर यू कैन हायर मी एज अ रिसर्चर। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आप सर मुझे अपने पास एज अ रिसर्चर रख लें। वो आपसे कहेगा कि जब तुमने मेरे से एज अ रिसर्चर काम करना है तो तुम पीएचडी के लिए काम कर लो। उसको बताओ कि नहीं सर, पीएचडी जो है कमिटमेंट है, रिसर्चर जो है ना ये मतलब 6 महीने या साल कमिटमेंट में कर लूंगा। उससे फायदा ये होगा, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आपको एक वीजा आपका चेंज हो जाएगा। मतलब जब स्टूडेंट वीजा पे होगा वो D2 मिलेगा, स्टूडेंट वीजा पे D2 मिलता है, लेकिन रिसर्चर पे E3 मिलता है। जो ई की सीरीज है ना कोरिया में, ये बड़ी अहम है। आपने एक बार ई टाइप वीजा हासिल कर लिया कोरिया में, तो आपके लिए आगे की जो है मतलब आसानियां हो जाती हैं, मतलब आगे के लिए आपकी आसानियां हो जाएंगी। तो आपके पास ई वीजा आ गया। दूसरी बात यह है कि आपका रहने का जरिया भी है। अब आपके पास ना स्टडीज है ना कोर्स है, आपने सिर्फ उसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, तो आपके पास कुछ फ्री टाइम भी होगा। उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करें और अप्लाई करें जॉब्स के लिए। तो ये एक अच्छा है। मेरे प्रोफेसर ने मुझे मतलब ऑफर कर दी थी कि तुम मेरे पास 6 महीने तक एज अ रिसर्चर काम कर लो। और मेरा एक इंडियन दोस्त है, वो रिसर्चर काम कर भी रहा था अभी तक, अभी तो छोड़ के चला गया, लेकिन मेरी लैब में था, मतलब हम दोनों इकट्ठे ही आए थे, तो वो जॉब भी कर रहा था एज अ रिसर्चर। आपकी कुछ सैलरी भी बढ़ जाएगी एज अ रिसर्चर में, आपका वीजा भी बढ़ जाएगा, और आपका कुछ डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं एज अ रिसर्चर। क्योंकि रिसर्चर जो है ना, मतलब यानी कि आपको पता, क्योंकि जब आप यहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे जी हाँ, मैंने एज अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट काम किया था। तो वो यहाँ पे हर कोई करता है, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, वो तो हर कोई करता है। उसको आप बताएंगे सर उसके बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझे अपने पास एज अ रिसर्चर भी रखा था। ये चीज बड़ी मैटर करती है, मतलब यानी कि प्रोफेसर ने तुम्हें जाने नहीं दिया, उसने रखा है, मतलब तुम में बंदे में काम करने की काबिलियत है, तो प्रोफेसर ने उसको जाने नहीं दिया, अपना प्रोजेक्ट उसने अपने पास रखा है। तो ये चीज बड़ी अहम करती है, इसको भी अवेल करें। और आप यहाँ पर याद रखिएगा, जॉब करने कहीं पर भी जाएंगे, वो आपके प्रोफेसर को कॉल करेंगे उसी वक्त आपके प्रोफेसर को कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भी बंदा कैसा था आपके पास। सो प्रोफेसर जो है ना, मतलब यहाँ पर आपके लिए एज अ मतलब सब कुछ है। अगर आपके प्रोफेसर ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उसने एक बार कहा कि नहीं प्रोफेसर अच्छा नहीं है, मतलब बंदा लड़के ने मेरे साथ काम अच्छा नहीं किया, मतलब स्टूडेंट ने, तो आप मुश्किलें पैदा होंगी। फिर आपके पास मतलब पीएचडी का एक चांस रहता है, जॉब बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब जो है ना, मतलब आप एक फॉरनर हैं, आपको कोई नहीं जानता यहाँ पर, आपको कौन जानता, सिर्फ सिर्फ आपका प्रोफेसर तो है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कोरिया में मतलब यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अभी मतलब कोरिया की गवर्नमेंट ने अपना वो भी चेंज किया है, अपना मतलब यानी कि वीजा पॉलिसी, और मतलब कुछ अलग चेंज किया है। पहले था कि एक फॉरेनर को हायर करने के लिए कम से कम एक कंपनी में 5 कोरियंस हो, यानी कि 80% कोरियंस हो, 80 to 85% कोरियन हो, तो एक फॉरेनर को हायर किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने ये जो है ना ये शक दूर कर दी है, तो अब आपको उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने वीजा हासिल किया था उस वक्त ये थी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ स्टार्टअप कंपनी है, मतलब 5 से 6 कोरियन है सिर्फ, और मैं अकेला फॉरनर हूँ। और उसके बाद ये और दूसरा ये है कि एक होता है D2, मतलब आपका जो वीजा होगा D2 होगा, लेकिन आपकी जब स्टडीज में कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको अपना वीजा चेंज कराना पड़ेगा D10 में। D10 जो है वो जॉब सर्चिंग वीजा है, जॉब सर्चिंग वीजा। उसमें मतलब लास्ट ईयर तक था कि आप D10 पर 1 साल कोरिया में रह सकते हैं, यानी कि आपका कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जॉब सर्चिंग के लिए 1 साल कोरिया में रह सकते हैं। लेकिन अभी मेरे सुनने में आया है लास्ट वीक ही कि उन्होंने उसे मतलब एक्सटेंड कर दिया है कि अब आप D10 पर जॉब सर्चिंग वीजा पर 2 साल कोरिया में रह सकते हैं। तो मतलब यानी कि अब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब आप खुद ही याद रखें कि अगर आपको 2 साल में जॉब नहीं मिली कोरिया में, तो फिर आपको मुश्किल है कि जॉब मिले कोरिया में। तो ये चीजें मैटर करती हैं। वीजा के मतलब अपना रखें नजर है। वीजा के यहाँ पे बड़ी कहानियां हैं, मतलब बहुत से मतलब यानी कि आसान चीजें भी हैं और मुश्किल चीजें भी हैं। तो वीजा आपके लिए बहुत मैटर करेगा। उसके बाद आप बात आ जाती है इसकी, मतलब यानी कि लैब में बहुत से प्रोफेसरशिप भी कर रहे हैं, मतलब पढ़ा भी रहे हैं और साथ में कंपनी भी चला रहे हैं।
मेरा पहला इंटरव्यू एक ऐसी कंपनी में हुआ था जिसमें प्रोफेसर पढ़ा भी रहा था यूनिवर्सिटी में और अपनी कंपनी भी चला रहा था। तो ये मतलब दोबारा वही बात है, डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। आप जब अपने मतलब यानी कि आप जब कोर्स लेते हैं, जब आप यानी कि यहाँ मास्टर करने आएंगे तो आपको आपको मुख्तलिफ प्रोफेसर के पास जाके कोर्स वर्क करना पड़ेगा। उसमें से मैं मतलब यानी कि 90% कहता हूँ, उसमें से कम एक प्रोफेसर ऐसा होगा जो कि अपनी कंपनी चला रहा होगा। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें उसके पास, मतलब यानी कि उसके साथ अच्छा डीलिंग रखें, अपने मतलब यानी कोर्स वर्क को अच्छा प्रेजेंट करें, ताकि उससे लगे कि यार मतलब, और ताकि वो खुद भी ऑफर कर सकता है, वो खुद भी कह सकता है कि हाउ अबाउट डूइंग वर्क विद मी आफ्टर द रिसर्च। तो तुम मतलब ये भी एक अच्छा लिंक है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर वगैरह तो वैसे कोरियन लैंग्वेज में होंगे, तो ये कहना कि आप जॉब न्यूज़पेपर के थ्रू हासिल कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ है इसमें, मतलब यानी कि एक यहाँ पे वेबसाइट है कोटरा के नाम से, उसमें मतलब यानी कि हर कंपनी की वेबसाइट है, उसमें हर कंपनी की मतलब वेबसाइट है। आप आए, जॉब हासिल करने के लिए आपको ये मतलब मुख्तलिफ चीज़ें तो मतलब मुश्किल चीज़ें करनी पड़ेगी। उस वेबसाइट पे जाए, जब जॉब हासिल करनी है उस वेबसाइट पे हर ईमेल खोलें। अगर उन्होंने अपनी, याद रखिएगा एक मतलब ये बड़ा मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर वेबसाइट का इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, अगर वेबसाइट का इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, इसका मतलब है कि वो फॉरेनर को हायर करने में मतलब इंटरेस्टेड है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर वहाँ पे इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है उनकी वेबसाइट का, इसका मतलब है कि फॉरेनर को अवेल मतलब करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो कि फॉरेनर को हायर करने में वो नहीं रखना चाहती। वो कहती है फॉरेनर भाग जाते हैं, ये 1-2 साल काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अगर वो आपको मतलब नहीं खुद कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि प्लीज सबमिट योर सीवी, अपनी वेबसाइट पे सीवी सबमिट कराएं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीवी खुलती नहीं है, सीवी लाजमी खुलती है। वो आपको मतलब कॉल बैक भी करेंगे, आपका इंटरव्यू भी होगा। और उसके अलावा ये है कि जब आप जाते हैं वहाँ पर मतलब जॉब फेयर में जाते हैं, जॉब फेयर में जाकर हर स्टॉल पे जाएं, हर स्टॉल पे जाएं और अपना इंटरव्यू दें। इसमें ये नहीं कि वो अगर सेलेक्ट हो जाएंगे, कम से कम आपको पता चलेगा कि यार मतलब मैं किस तरह, मतलब यानी कि मेरा जो इंटरव्यू होगा असल में तो किस तरह होगा और मैंने किस तरह के सवाल जवाब देने हैं। मतलब पाकिस्तान में मैंने सिर्फ 2 महीने काम किया था, तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं था कि यार किस तरह इंटरव्यू होता है, क्या होता है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैं जब गया हूँ जॉब फेयर के लिए, पहले तो मैंने जो मेरी मतलब थी फील्ड की वो थी जॉब्स थी, मैंने उनके पास जाकर अपना इंटरव्यू दिया। उसके बाद मैंने हर उसमें गया हूँ स्टॉल में, मैं 2 दिन रहा हूँ सोल में, मैं असल में सोल का नहीं था, मैं दूर से आया था। मैं सोल में 2 दिन रहा हूँ और मैं हर स्टॉल पे गया हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है। इवन कि वो मेरी फील्ड नहीं थी, लेकिन जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि चलो यार मुझे पता चले कि जॉब में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये कि वो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें बड़ी मुझे हेल्प हुई थी। तो जब मैं अपने असली इंटरव्यू के लिए आया था, इसमें बड़ी बड़ी मेरी बड़ी हेल्प हुई थी। मतलब मैंने उनको मतलब मैं तैयार था कि मेरे पास किस तरह के सवाल आएंगे, कि मतलब वो क्या पूछेंगे, ये चीज़ मैटर करती है। और उसके बाद जो मतलब यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर कोरियन लैंग्वेज। मैं दोबारा कोरियन लैंग्वेज पे आऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पर। जॉब हासिल करने के लिए कोरियन लैंग्वेज बहुत है। मैं जब आया था मुझसे पूछा गया था कि भाई आप कोरियन लैंग्वेज बोल लेते हैं। मैंने कहा हाँ बोल लेता हूँ, लेकिन मतलब फ्लुएंट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मतलब यानी कि जो डेली लाइफ की जो चीज़ें कह रहे हैं वो डील कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने 2-3 सवाल पूछे थे, लेकिन ये 1.5 साल पहले की बात है जब मैं जॉब ली थी। उसके बाद आज तक मुझसे किसी ने पूछा कोरियन लैंग्वेज के बारे में, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें कोरियन लैंग्वेज आती कि नहीं आती, नहीं। उनको कोई कंसर्न ही नहीं है इससे, आप काम कर रहे हैं बहुत है, क्योंकि मेरी फील्ड ही, हाँ ये एक और बात, मेरी फील्ड जो है वो कंप्यूटर की है। तो आप अगर जो मतलब यहाँ पे होंगे कंप्यूटर के लोग जो मेरी बात सुन रहे होंगे, कंप्यूटर में आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है या आपको मतलब रिसर्च करनी होती है। तो इसमें मतलब इंटरेक्शन जो है कोरियन लैंग्वेज का इतना नहीं है, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर सारा सब सब इंग्लिश में अवेलेबल है। मतलब आप सी पढ़ रहे हैं, मैटलैब पढ़ रहे हैं, फीजे पढ़ रहे हैं, कूड़ा पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब सी सब मतलब यानी कि इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ये कंप्यूटर के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप आया थे मार्केटिंग के लिए, एमबी के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए, और या ये कि मटेरियल के लिए, आपकी ये फील्ड है ना, इसमें इंटरेक्शन बहुत है। मतलब आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है बहुत। कोरियन लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे खुद भी कहेंगे ये भाई आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये फील्ड टू फील्ड डिपेंड भी करता है। अगर आप मार्केटिंग के हैं, मतलब अगर आप मैंने मार्केटिंग के हैं या एमबीए के लिए कुछ भी हैं, मतलब बैचलर बिजनेस के लिए हैं, आपको कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा। कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट होना पड़ेगा। और आप जब यहाँ कोरिया में आएंगे आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज जो है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आपको इंग्लिश और उर्दू के अलावा लाइक चाइनीज और अरेबिक वगैरह आती है,
आपका बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि कोरिया जो है ना आजकल मतलब यानी कि अरब में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अरब और चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोरिया की इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग है। हम लोग मतलब पाकिस्तान में जो थे हम वैसे ही आगे तक चलो यार चलते हैं मास्टर तो करते हैं फिर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आए तो एहसास हुआ कि कोरिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। लास्ट ईयर 2014 में कोरिया ने जितनी शिपें बनाई हैं पूरी दुनिया ने उतनी शिप्स नहीं बनाई। मतलब इनकी शिपिंग इंडस्ट्री जो है बहुत आई। मतलब आप ये सोचेंगे जो सैमसंग है वो पर मंथ आपको $4,500 देता है, पर मंथ $4,500 देता है सैमसंग। लेकिन सैमसंग की यहाँ पे सैलरी जो वो 20वें नंबर पे है, 20th मतलब 20वें नंबर पे। तो यहाँ पे जो शिपिंग कंपनी है वो स्टार्टिंग आपको $8,000 देती है। तो ये रखेगा पैसा बहुत है यहाँ आप अब्दुल्ला सॉरी जस्ट क्वेश्चन हमें ले चाहिए पर। अभी। क्या चाहिए? अभी क्योंकि ना फिर वो रह जाएंगे। मैं सिर्फ खुद एक क्वेश्चन जो काफी कॉमन आ रहा है वो मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि ये सारे आगे भी पूछेंगे। तो कॉमन ये है कि अभी आपने कहा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ईमेल में किस तरह चाहिए, किस तरह क्या लगाना चाहिए। मेरे सामने कॉमन क्वेश्चन आया, मैं ऊपर भी देख रहा था और ये आगे भी चलो सही मैं पूछेंगे। करता हूँ। अच्छा जब आप पहली जब बाकी आप अपने क्वेश्चंस अब पोस्ट कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे इस क्वेश्चन के बाद। सही है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है आप बताते हैं कि मेरा इरादा क्या है, मतलब यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसमें आपको अपनी फील्ड के मुताबिक बताना पड़ेगा कि मैं मेरा ये इरादा है और मास्टर में ये करना चाहता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हर फील्ड के लिए चेंज हो जाता है और ये हर प्रोफेसर के लिए भी चेंज होगा, याद रखिएगा। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, ये सही तरीका है। आपको मतलब यानी कि प्रोफेसर अपने जब आपने प्रोफेसर की फील्ड चेक की, मतलब वो काम कर रहा है इमेज प्रोसेसिंग पे, आपका स्टेटमेंट पर्पस जो होगा वो टोटली टोटली इमेज प्रोसेसिंग पे होगा। पहले आप उसको बताएंगे कि मैंने ये किया है, उसको बताएंगे। और हाँ एक और बात मैं ये बताना भूल गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेल्फ इंट्रोडक्शन एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक पेज से ज्यादा हुआ कोई नहीं पढ़ेगा, जस्ट 1 पेज, A4 पेपर 1 पेज, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे हर बंदे ने कहा था जब स्कॉलरशिप के लिए कर रहा था, तो मुझे हर किसी ने कहा था और मैंने इस पर बहुत फोकस किया था। 1 पेज सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा पैशन क्या है। इसमें आप बता सकते हैं कि मेरी हॉबीज क्या है, मैं क्या करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मतलब इसमें आप अपने मतलब बताएंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन में। रेज्यूमे जो है ना वो समरी है, वो सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सेल्फ इंट्रोडक्शन की समरी है असल में। मतलब अगर कोई बंदा होता है बहुत जल्दी में और वो नहीं पढ़ना चाहता सेल्फ इंट्रोडक्शन और इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, तो वो समरी पढ़ेगा और वो पढ़ेगा कोई रिज्यूमे। तो ये डिफरेंस है। आप ये पहली ईमेल लिखते हैं तो हाँ आपका जो सब्जेक्ट होता है ईमेल का वो थोड़ा सा लंबा लिखिएगा। ये नहीं लिखिएगा सीवी, नो ना ना ना, उसको थोड़ा मुकम्मल लिखिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट इन द लैब ऑफ फला फला फला। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट इन द लैब फला फला फला। आपका जो मतलब यानी कि ये जो है सब्जेक्ट जो है ईमेल का थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखिएगा, छोटा कोई नहीं पढ़ता और वो लगता है कि स्पैम है, समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। और उसके बाद आपने ईमेल में जो आप लिखेंगे उसमें आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखें, उसमें बताएं कि आपने क्या किया है, यूनिवर्सिटी में कौन सी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में क्या किया है, आपकी फील्ड क्या है। और आखिर में लिख देंगे प्लीज गो थ्रू माई CV और लाइक दिस स्टफ। सो ये सिंपल ईमेल जो मैंने लिखी थी। मेरी पहली ईमेल में स्टेट ऑफ पर्पस और सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और सेंड कीजिएगा PDF फाइल, वर्ड फाइल सेंड नहीं कीजिएगा, बहुत बार खुलती भी नहीं है। बहुत से लोगों के पास 2003 या 2000 होता है, तो बड़ा मसला। अब तो खैर नहीं है, पहले ये बड़ा मसला होता था। तो PDF सेंड कीजिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड मत कीजिएगा प्लीज। वकार भाई सवाल ले लूँ मैं? जी जी आप आंसर करें सवाल को। जी जी आंसर कीजिएगा इफ अ सवाल। प्रोफेसर डज नॉट रिप्लाई देन मेल हिम अगेन एंड अगेन, नो नेवर। जस्ट 2 ईमेल करो 10 दिन के वक्फे के बाद। पहली ईमेल करो, 10 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, जस्ट सेंड अनदर ईमेल, बट डोंट डू थर्ड टाइम, नेवर। वेरी बैड रेपुटेशन। और टू आस्क ब्रीफ एवरीथिंग ईच थिंग रिलेटेड व्हाट आर द बायोमेडिकल। बायोमेडिकल इज वेरी वेरी वास्ट फील्ड इन कोरिया। मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, बायोमेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी मतलब क्लोज है और बायोमेडिकल का बहुत स्कोप है। लेकिन आप बायोमेडिकल के लिए सिर्फ बायोमेडिकल डिपार्टमेंट चेक ना करें, आप बायोमेडिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट भी चेक करें, क्योंकि बायोमेडिकल अभी जो भी काम हो रहा है, जो भी इनोवेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही कर रहे हैं। तो बायोमेडिकल को आप मर्ज कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स में,
तो आप बायोमेडिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लाजमी चेक कीजिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आई विल से डोंट गो फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लाइक डोंट जस्ट फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल। आपको अपनी फील्ड वास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है वो मतलब बड़ी मखसूस हो जाती है। अगर आप इंडस्ट्रियल कहें तो आप उसको मैकेनिकल के साथ में इंक्लूड करें लाजमी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल आर सेम, डोंट लाइक इसको डिफरेंशिएट ना करें। बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सब सेम है। केमिकल इंजीनियरिंग, कोरिया में मैं कहता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग नंबर 1 है, मतलब ये सबसे ऊपर है। अगर आपने चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे मुश्किल जो स्कॉलरशिप है कोरिया में हासिल करना वो सिविल इंजीनियरिंग की है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। रिसर्च पेपर, मुझे याद पड़ता है कि 2 महीने पहले वकार भाई ने एक पोस्ट लिखी थी वहां पर अपने पेज पर, $1 million एडवाइस, इफ यू डोंट हैव अ गुड CGPA प्लीज पब्लिश सम रिसर्च पेपर। मैं वकार भाई से टोटली एग्री करता हूँ। अगर आपके पास आपकी GPA अच्छी नहीं है, रिसर्च पेपर बहुत मैटर करता है। अगर आपकी GPA अच्छी है तो रिसर्च पेपर अच्छा है। अच्छा, लोगों ने मुझसे पूछा मेरी GPA क्या है। मैंने ND से 2011 में BE इलेक्ट्रॉनिक्स किया था और मेरी GPA थी 3.7। सिविल इंजीनियरिंग, मैंने भी कहा आपसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए मतलब हासिल करना बहुत मुश्किल है। सिविल इंजीनियरिंग मतलब बड़ी वो है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के आफ्टर आफ्टर मतलब यानी कि पास आउट आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोरियन लैंग्वेज की बहुत हाई प्रोफेशनलिटी चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग का जो सारा रिसर्च वर्क है वो फील्ड वर्क है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, सिविल इंजीनियरिंग को हासिल करने के लिए मैं कहता हूँ KGSP इज द बेस्ट ऑप्शन। कोरियन लैंग्वेज हासिल करने के लिए कोई स्कॉलरशिप, ऑफ कोर्स KGSP, उसके अलावा कोई नहीं है। कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए कोरिया आऊँ, तो कोरियन लैंग्वेज की फीस है $1,000 पर सेमेस्टर। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट मच आइडिया, सॉरी। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप अप्लाई करें, काइस में अप्लाई करें, जिस में अप्लाई करें, ये बड़ी अच्छी फील्ड है, इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। टिश्यू इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स टिश्यू इंजीनियरिंग और ड्रग, ये कोरिया में सबसे ज्यादा काम ही साइंस पर हो रहा है। मतलब यानी कि आपने पिछले सुना भी होगा कि कोरिया ने कैंसर को मतलब यानी कि खत्म करने के लिए वो नैनो सेल पे काम कर रहे हैं। कोरिया में टिश्यू इंजीनियरिंग और ड्रग सेल पे बहुत काम हो रहा है जनाब। आप प्लीज अप्लाई तो करें। आपको यूनिवर्सिटी चेक करें, जाएं, आप विकिपीडिया पे जाएं, लिखें कि मतलब यूनिवर्सिटीज इन कोरिया, आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, उसके इंग्लिश वर्जन पे जाएं और वहां जाके सेलेक्ट करें। वहां जाके मतलब आप इनकी फैकल्टी पे जाएं, फैकल्टी से पूछें, फैकल्टी को ईमेल करें। हर किसी ने अपनी फील्ड और हर प्रोफेसर ने यहाँ पर अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाई हुई है, वेब पेज। आप उस वेब पेज पे जाएं, उसको अच्छा एक्सेस करें और वहां पर मतलब चेक करें कि वो किस पे काम कर रहा है। बट प्लीज रिमेंबर कि सिर्फ और सिर्फ उस प्रोफेसर को हिट करें जो आपकी फील्ड के मुताबिक है। टेलीकॉम इंजीनियरिंग, टेलीकॉम मतलब बड़ी मखसूस फील्ड है, पाकिस्तान में भी मतलब बड़ी आजकल सोफिस्टिकेट हुई है। तो मैं कहूँगा टेलीकॉम से बेहतर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करें। असल में यहाँ पे टेलीकॉम के नाम से कोई फील्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। या फिर यहाँ पर एक फील्ड है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। ये सब काम जो टेलीकॉम का है वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम के लिए फोकस मत करें यार। ये मतलब समराइज करना मुश्किल होगा। बकार भाई ने कहा है कि ये जो लेक्चर है ये अवेलेबल होगा ऑनलाइन, तो आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। समराइज करना बड़ा मुश्किल होगा। कैन द स्पाउस आल्सो वर्क इन कोरिया इफ केम? यस, ओनली इफ शी हैज अ डिग्री इन कोरिया। अच्छा, कोरिया में एक और बात है जॉब के लिए मैंने जिक्र नहीं किया। कोरिया में अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर कोरिया में आपने तालीम हासिल नहीं की, तो क्या हम जॉब कर सकते हैं कोरिया में? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने दुनिया की 50 बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो। अगर आपकी तालीम जो है वो कोरिया की दुनिया की 50 बेस्ट यूनिवर्सिटी से है, तो आप कोरिया में बिना तालीम हासिल किए जॉब कर सकते हैं। कैन स्पाउस वर्क? यस, इफ शी डिड हिज स्टडीज फ्रॉम सम 50 बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, शी कैन। नो, आप अप्लाई करें मैकेनिकल के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि कोरिया में मैकेनिकल के लिए स्कॉलरशिप है ही नहीं। मैंने कहा है कि वहाँ मुश्किल है, मुश्किल हर जगह है जनाब, लेकिन आप अप्लाई तो करें। वेन देर इज अ विल देर इज अ वे।
आप अप्लाई करें, कुछ ना कुछ राह खुलती हैं। बहुत से लोग काम कर रहे हैं मैकेनिकल पे, लेकिन मैंने असल में, मेरे जिनसे इंटरेक्शन है, मैंने मैकेनिकल के इतने लोग नहीं देखे यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे कहूँगा प्लीज अप्लाई करें। मेरे मेरी जो मैंने जो कहा है ना, इसको मुकम्मल ना ले। बहुत सी जगह मैं भी गलत हूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोसेस सिमुलेशंस को मतलब किस तरह का, किस कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैं मतलब इस क्वेश्चन को सही समझा नहीं। विच यूनी हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट इन कोरिया? नस्ट, यूईटी लाहौर एंड नस्ट यूज कॉन्सेप्ट, दीज थ्री। असल में ना मतलब ये देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जैसा कराची वगैरह, कराची हो गया, सिंध हो गया, यहाँ के लोग ज्यादातर जो आपको मिलेंगे, सिंध के जो लोग मिलेंगे आपको मिलेंगे चाइना में। कराची के ज्यादातर लोग मिलेंगे आपको यूरोप या अमेरिका में। लाहौर और इसके जो लोग हैं ना, ये आपको मिलेंगे बहुत जगह पे। यहाँ पे मतलब यानी कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ काइस्ट में, मतलब यहाँ पर एनडी का कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ कराची का। शिपिंग के लिए भाई, शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग, अगर आपने मतलब कार्य पाकिस्तान में वो कौन सी थी शिपिंग, शिपिंग को एक इंजीनियरिंग नहीं थी, शिपिंग पता नहीं कुछ था, उससे किया तो बहुत डिमांड है। और शिपिंग के लिए मैकेनिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा एक ऑप्शन है कि मैकेनिकल वाले शिपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Mostly professor don't reply, so how to approach efficient professor? At least they do reply, whether it's negative or positive. ये लक है जनाब। प्रोफेसर अप्लाई नहीं करता, या करता है या नहीं करता, ये उस पर है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ उसके दरवाजे पर नॉक कर सकते हैं, वो दरवाजा खोले या ना खोले ये उस पर है। और मैं ये कहूंगा कि आप नॉक करें, लेकिन एक ही दरवाजे पे मत करें, मुख्तलिफ दरवाजों पर करें। यस, प्रोफेसर फंडिंग इज इनफ फॉर 2 पीपल। मतलब क्या बेगम और आपके लिए काफी है वो, इट्स इनफ। और ये डिपेंड भी करता है कि आपको कितना मिल रहा है। मतलब अगर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो पीएचडी के लिए एवरेज जो है $1000 है, और मेरे ख्याल में वो काफी है। I am doing MPhil and after course work want to research work in Korea. What's your advice for me? It's difficult. आपने एमफिल कर लिया है, बेटर टू गो फॉर पीएचडी। एग्रीकल्चर अलॉट, दे लाइक, यहाँ पर एक सिटी है छनान, वहां पर काम से आप क्या चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? मैं कुछ देना चाहता हूँ स्पेशली इस लेक्चर के ऊपर, कि मैं यकीन करें आज जब ये सैफुल्लाह का लेक्चर चल रहा था, मैं खुद भी बॉल पॉइंट पकड़ के बैठ कर लिख रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें बेहतरीन थी जो मुझे भी आइडिया नहीं था, और मैं उनको लिख ही जा रहा था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैसा आपने इन्होंने शुरू में अपनी पूरी बताई है कहानी के, ये केजीएसपी इनको नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने प्रोफेसर से रब्ता किया हुआ था, प्रोफेसर ने ऑफर कर दी। इस वजह से आप लोगों ने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने पूरी एग्जाम्पल के साथ बताया कि भाई इनको नहीं मिला था, और फिर आप लोग इस वजह से जरूर प्रोफेसर से रब्ता करें और अप्लाई करें। दूसरी चीज़ ये मुझे बड़ा बेहतरीन लगा, ये जो आपका स्टाइल है खासतौर पर ईमेल करने का आप प्रोफेसर को, कि भाई उससे खुद भी पूछेंगे, भाई रिसर्च पेपर मुझे बताया, इससे वो खुद भी मोटिवेट होगा कि यार ये कुछ पढ़ना चाहता है, और बाकायदा मतलब पूछना और अपना रिसर्च इंट्रोडक्शन देना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैंने ये बाकायदा लिखी हैं चीज़ें कि बताने के लिए आगे। और थैंक यू सो मच। और बाकी आप ईमेल कर सकते हैं, राव सैफुल्लाह अगर अपना ईमेल देंगे तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। इसके अलावा ग्रुप पे भी ये कमेंट्स करते रहते हैं, आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो नस्ट के फैकल्टी मेंबर हैं, और क्या कहते हैं वो केजीएसटी के बारे में लेक्चर देंगे, और बड़ा जबरदस्त लेक्चर का मैंने प्रेजेंटेशन देखी है विद इन 5 मिनट्स। और सैफुल्लाह आप अपने एंडिंग रिमार्क्स दें और हम फिर क्लोज कर देंगे। पहले तो मैं वकार भाई को शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कुछ बोलने की। मतलब हाँ, हम लोग मतलब जो बाहर आए थे उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है पाकिस्तान में मुताबिक, क्योंकि हमने मतलब दुनिया देख ली थोड़ी बहुत। तो मैं तो हाजिर हूँ, आप मुझे मतलब यानी कि जब भी आपको हो, मैं ग्रुप पे भी अवेलेबल हूँ राव सैफुल्लाह के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पे भी मतलब मैसेज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा प्लीज़, मतलब यार मैंने 3-4 दफ़ा मतलब मैं उस ग्रुप पे एक्टिव भी हूँ, बकार भाई जानते हैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने वहाँ पे मतलब कुछ पोस्टिंग वगैरह भी की है, तो लोग मतलब ज़्यादा ईमेल कर रहे हैं। ईमेल से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन यार जब आप ईमेल करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ना टॉपिक बात करें। तो आप मुझे वहाँ पर मतलब यानी कि ग्रुप पे है और ग्रुप आगे करें, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो आप लिख लें,
saif_rao@yahoo.com, saif_rao@yahoo.com. यस यस। तो आपकी ईमेल आएगी और मैं अगर कोई भी मदद कर सका तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।